देखिए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के तीसरे लेक्चर में हम आगे के पार्ट को देखेंगे, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। चलिए देखते हैं अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। संबंध, ठीक है, रिलेशन है अंग्रेजी में, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक, देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए आप सबसे पहले एक यहाँ पर कंडक्टर बनाएंगे। चलिए देखिए कंडक्टर कैसे बनेगा। माना एक चालक है, माना एक चालक क्या है, PQ है। ठीक है, माना एक चालक क्या है, PQ है। यहाँ से इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ऐड कर दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस साइड में जाएंगे भाई, इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, तो इस साइड से देखिए अगर इस सिरे को हम कैपिटल P ले लें, इस सिरे को कैपिटल Q ले लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है किस साइड में चलेंगे, ध्यान देना, सारे इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। ठीक है, वे सब इलेक्ट्रॉन इस साइड में VD वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे, VD से, अनुगमन वेग से, ठीक है, तय करेंगे। अगर इस चालक की लंबाई कितनी है, L है, इस चालक की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो नोट से इसमें अपोजिट बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है। ठीक, अब देखो लिखेंगे, माना एक चालक PQ जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक, प्रति एकांक आयतन में, फिर से लिखेंगे, माना प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। ठीक, कितनी है, स्मॉल n। लेट HR, मतलब अगर माने एज्यूम ए कंडक्टर PQ व्हिच लेंथ इज L, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज n। ठीक है, आयतन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो देखो चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल l, तो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो एक प्रति एकांक आयतन में n है तो टोटल आयतन में कितने, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे कुल आयतन। ठीक, अब देखो यहाँ चालक में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसको कैपिटल N से अगर रिप्रेजेंट करें, इस वाले भाग को किससे, कैपिटल N से, यहाँ पे ऐसे लिखें, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें
ठीक। तो देखो यहाँ पर कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या माना आपने, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एन। और कुल आयतन, आयतन क्या होता है, अगर कोई चीज है तो आयतन में होती चीज तीन चीजें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब अगर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है तो देखो आप इसको चाहो तो ए लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, एल। भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, मतलब तीन चीजें होनी चाहिए, क्षेत्रफल में दो चीजें शामिल है। ठीक है। और लंबाई अलग से हो गया। ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया आपका आयतन। तो देखो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, तो कुल आयतन हो गया ए एन। किसी चालक की लंबाई जो जो लंबाई होती है और क्षेत्रफल होता है उसको गुणा कर लो तो उस चालक का आयतन आ जाएगा। ठीक। तो ये हो गया एन। ठीक है। अब कुल आवेश, ठीक है, चालक में कुल आवेश निकाल लो। चालक में कुल आवेश, देखो चालक में कुल आवेश अगर कैपिटल क्यू बराबर देखें तो एन इंटू क्या होता है, ई होता है, कैपिटल एन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे तो एन ए एल इंटू ई। क्लियर है। ठीक है। ये क्यू का मान निकल आया। ठीक है। अब देखो, अब अगर क्यू का मान निकल आया यहाँ से तो आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। ठीक है। अब देखो माना वैद्युत क्षेत्र ई लगाने पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, पहले इसी पे देख लेते हैं। माना जब कैपिटल ई लगाया गया मतलब बैटरी जोड़ी गई तो कोई इलेक्ट्रॉन पी सिरे से, भाई सबसे पहले पी से चलेगा ना, पी से कहाँ तक जाएगा, क्यू तक। तो कोई इलेक्ट्रॉन पी से क्यू तक पहुँचने में टी समय लेता है। कितना समय लेता है, पी से टी तक पहुँचने में। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो वो चल, देखो यहाँ पे मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस जगह तक, ठीक है, कितना समय लेता है, टी समय। और वेलोसिटी पास वी डी दिया गया है। ठीक है। तो कुल मिला के आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, ठीक है, सबसे पहले समय ज्ञात करते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एल। ठीक। तो देखो किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर खिसका दें। ठीक। देखो वैद्युत क्षेत्र ई लगाने पर, माना वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई लगाने पर कोई इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र ई लगाने पर, वैद्युत क्षेत्र ई लगाने पर कोई इलेक्ट्रॉन पी सिरे से, पी सिरे से कैपिटल क्यू तक, कैपिटल क्यू तक टी समय में वीडी चाल से पहुंचता है, वीडी चाल से पहुंचता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखो समय बराबर आपने दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो एल बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, एल बटे वी डी। देखो चूंकि आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे भी कितना, चाल। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी बराबर एल बाई कितना, बी डी। अतः चालक में धारा, अगर आवेश गति कर रहा धारा होगी ना, अतः चालक में धारा I बराबर आपने पढ़ रखा है Q बाई कितना, T। Q की वैल्यू ऊपर देखो निकाल रखा है, एन ए एल इंटू ई। क्या लिखा है, स्मॉल एन ए एल और स्मॉल ई बटे में T की वैल्यू रख लो। ये क्या है, L बाई कितना, V इंटू डी। ये वाला L कैंसिल, भिन्न पड़ जाएगी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। ठीक है। ये हो गया वैद्युत धारा और क्या, अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है। यही वैद्युत धारा, यही वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है। ये क्या है, वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध। अब यहाँ से आप चाहो तो वी डी निकाल सकते हो, तो वी डी बराबर आई बटे एन ई हो जाएगा। ठीक है। चाहो तो यहीं पे वी डी भी आप फाइंड कर सकते हैं, एक सूत्र निकल आएगा। ठीक है। उससे ज़्यादा कोई, देखो यहाँ से लिखें वी डी बराबर, अगर ट्रांसफर कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए। यहाँ से आप अनुगमन वेग भी निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब धारा जितनी ज़्यादा होगी अनुगमन वेग उतना ही ज़्यादा होगा, या उल्टा कैसे, अनुगमन वेग जितना ज़्यादा धारा उतनी ही ज़्यादा। ठीक है। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, माना एक चालक क्षण पी क्यू है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है। चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन,
मान लिया चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे ध्यान देना, माना प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, ठीक है। तो चालक में कुल कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कुल आयतन गुणे प्रति एकांक आयतन में, एक एक नियम, ठीक है। जब देखो एक एकांक आयतन में मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो कुल आयतन में कितना हो जाएगा, कैपिटल n। तो कैपिटल n इज इक्वल टू प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे कुल आयतन, तो कुल आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। किसी भी लंबी चीज का जो कुल आयतन होता है वो क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, लंबाई होता है। चालक में कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne, ये फार्मूला है क्वांटाइजेशन वाला, क्वांटीकरण का, तो n की वैल्यू रख ली, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो माना कि वैद्युत क्षेत्र E लगाने पर, ठीक है, जैसे वैद्युत क्षेत्र E लगाया जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन P से Q तक पहुंचने में T समय लेता है, किस वेग से, Vd समय से। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो V L बटे क्या हो गया, Vd, दूरी भाई टोटल चाल की लंबाई है ना, L और बटे कितनी, Vd। अतः चालक में धारा जो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वैल्यू रख ली, सॉल्व कर दिया, I इज इक्वल टू एन ई वी डी आ गया, ठीक है। बातें समझ में आई सबको, ठीक है। आगे अगला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। चलिए देखिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, चलिए देखते हैं। लिखेंगे, एक सेकेंड, देखिए रिलेशन between current density, and, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग डाल लीजिएगा हिंदी में, वैद्युत धारा घनत्व तथा, हिंदी में होगी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। देखो चूंकि बिकॉज, ठीक है, आपने पढ़ा क्या है, करंट डेंसिटी क्या पढ़ी है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व पढ़ा आपने, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, पढ़ा है ना, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और बिकॉज आपने रिलेशन क्या पढ़ा है, बिकॉज रिलेशन पढ़ा आपने I इज इक्वल टू NEA/VD, वैल्यू रख लो, ठीक है। तो J इज इक्वल टू NEA/VD अपॉन में कितना, A से A कैंसिल, तो J बराबर NEVD, J बराबर क्या हो गया, NEVD, यही क्या है आपका रिलेशन है, ठीक है। जहाँ N क्या है, जहाँ N क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है, क्लियर है, ठीक। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस तरीके से आपको रिलेशन आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है गतिशीलता, ठीक, सिंपल सा डेरिवेशन था, गतिशीलता, चलिए देखिए बता देते हैं, ठीक। अगला है गतिशीलता, मोबिलिटी, ठीक है, अंग्रेजी है इसकी मोबिलिटी, हिंदी में डाल लीजिएगा मोबिलिटी, ठीक। देखिए मोबिलिटी क्या होती है, देखो आपके किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी, आप देखो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल म्यू से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल म्यू से, ठीक है, इसे स्मॉल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई कितना, कैपिटल ई, वी डी बाई कैपिटल ई, ठीक, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई कैपिटल ई। देखो आवेश वाहकों की, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए रेशियो, अंग्रेजी में लिख दें, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए रेशियो, ठीक है, देखिए रेशियो
रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, सिंपल से देखिए, आरोपित नहीं सॉरी आवेश वाहकों के अनुगमन वेग, आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर देखें तो म्यूजिकल टू वी डी बाई ई। अब आपने देखो पी डी की रिलेशन पढ़ा है चूंकि, ठीक है, वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ अपान क्या पढ़ा, एम, वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी की जगह पर ये हो जाएगा 1 अपान कैपिटल ई, और यहाँ से हो जाएगा इस वी डी की जगह पर स्मॉल ई टाउ अपान कितना, एम। इस तरीके से ई कैंसिल, तो म्यू बराबर हो जाएगा स्मॉल ई टाउ अपान कितना, एम। ठीक है, ये रिलेशन है आपका। डेफिनेशन पहले लिखी जानी चाहिए थी, फिर लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब इसका मात्रक लिख लो, यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, सबको समझ में आया कि नहीं है। देखो किसी आवेशवाहक की अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। ठीक, चलिए देखिए आगे। फिर है इसके बाद गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी। ठीक, देखिए गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। देखिए पहला प्रभाव क्या है सबसे पहले, ठीक है, जो रिलेशन निकला है, देखो म्यू इज इक्वल टू आपका निकला है ई टाउ अपान एम। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना भाई, ई आपका कांस्टेंट है, ई और एम दोनों ही कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का एक मास है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये दोनों ही नहीं बदलेंगे। मतलब म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टाउ पे, और टाउ किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। टाउ किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, क्रांतिकाल। ठीक है, तो देखो अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, इस वाले रिलेशन पे बाद में ध्यान दो, पहले टाउ पे ध्यान दो। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर यहाँ से देखो ई टाउ अपान एम, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपान एम। हाँ, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपान एम। इस रिलेशन पे देखो, चूंकि वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ अपान क्या होता है, एम। ठीक, अगर ये इतनी चीज़ें कांस्टेंट हो तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टाउ के। ठीक, तो देखो टेम्परेचर अगर बढ़ा, ध्यान दो, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान दीजिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो अनुगमन वेग, मतलब जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, पहले आराम से ऐसे ऐसे थे, समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे आराम थे। जब इनका ताप बढ़ाया गया तो इनका वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ जाएगी तो श्रांतिकाल क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा भाई, श्रांतिकाल की परिभाषा क्या होती है, श्रांतिकाल की परिभाषा होती है आपकी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को देखो, औसत समय ज़्यादा कब होगा, जब ये धीरे धीरे चल के जाके टकराएंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड। तो अगर इनके औसत समय निकालें तो 2 + 1 बराबर 3 बटे कितना, 2। भाई क्या होता है, इनको जोड़ देंगे, ये T1 हो गया, ये क्या हो गया आपका T2 हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1.5 सेकेंड। ठीक है, अगर ये 1.5 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए अब अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब इसको ये जल्दी से पहुँच जाएगा। मान लो 1 सेकेंड लगाया और इसने कितना समय लगाया, मान लो आधे सेकेंड लगाया, ठीक है, 0.5 सेकेंड। तो अब कितना हो जाएगा, देखो 1 + 0.5 अपॉन 2। ठीक है भाई, दो प्रयोग किए भाई, माध्य कैसे निकालते हैं, जितना प्रयोग हुआ हो और बटे में जितनी बार प्रयोग हुआ हो, तो 1.5 का आधा। ठीक है, तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा आपका, बोलो 0.75। तो देखो ये 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.5
बड़ा है किससे जीरो, मतलब श्रांतिकाल क्या हो गया, घट गया। श्रांतिकाल क्या हुआ, घट गया। बात समझा, मतलब ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घटेगा, और श्रांतिकाल घटेगा तो अनुगमन वेग भी क्या होगा, बोलिए भाई। अनुगमन वेग बढ़ेगा भाई, इसकी स्पीड बढ़ेगी, श्रांतिकाल क्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और देखो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी भाई। श्रांतिकाल जब घटेगा, श्रांतिकाल घटाएगा नहीं घटाए, जब श्रांतिकाल घटेगा तो जो आपकी गतिशीलता है वो भी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल क्या होगा, घटेगा। श्रांतिकाल अगर घटेगा तो जाहिर सी बात है म्यू भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए आगे देखिए, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। चलिए देखिए, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। देखो मोबिलिटी रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। देखो करंट डेंसिटी, अब म्यू इक्वल टू, आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया, म्यू इक्वल टू, मतलब ये मोबिलिटी है, म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई, अभी पढ़ाया गया आपको। म्यू इक्वल टू वी डी अपान क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब क्या नाम है इसका, गतिशीलता। गतिशीलता जो है वो आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा धारा उसके आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात की क्या होती है, बराबर। अभी इससे ऊपर पढ़ाया गया। ठीक है, देखिए जो गतिशीलता होती है वो आवेश वाहकों की अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा रिलेशन अभी आपने पढ़ा है, वी डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, चूंकि आई इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है एन ई ए वी डी। ठीक है, यहाँ से अगर वी डी की वैल्यू निकाल लें हम, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान एन ई ए, ये रिलेशन उठा के रख लो वहाँ पर। म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आई अपान एन ई ए इंटू कैपिटल ई। ठीक है, ये एक रिलेशन आ जाएगा। और ज़रा देखो आई अपान ए अगर देखें, चूँकि अगर इस पर ध्यान दें तो एक रिलेशन तो ये हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू अगर आई एन ई लिखें और आई अपान क्या लिखें, ए लिखें। आई अपान ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, जे इज इक्वल टू पढ़ा आपने आई अपान ए, धारा घनत्व। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू जे अपान एन ई। ठीक है, ये रिलेशन है आपका, समझ में। अब इन सब के डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपको फार्मूले सब आने चाहिए। ठीक है, जो डेरिवेशन पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, अब देखो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ये आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। देखो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, हिंदी में आप समझ लीजिए। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखो ये आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, चलिए देखें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, आप वही रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या लिखूंगा, पहले आपको ये चित्र बनाना है, जो एक बार बना चुके हैं। माना किसी चालक की लंबाई कितनी है, एल है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है, बोलिए ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ये देखो ये हो गया आपका प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस टर्मिनल। अब माइनस टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना इधर की ओर शुरू करेंगे, किस वेलोसिटी से, वी डी। ठीक है, ऐसे चलेंगे। ठीक, अब टोटल लेंथ इसकी कितनी है, एल। ठीक, ये हो गया आपका। तो लिखेंगे माना धातु के किसी तार की लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, और उसमें प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल एन। ठीक, तो अब रिलेशन कहाँ से चालू होगा, देखो डेरिवेशन चालू होगा आपका। देखिए
लिखेंगे सबसे पहले अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। सबसे पहले लिखेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, नोट्स अभी अपलोड करेंगे। वैद्युत धारा में संबंध देखो क्या लिख है, आपको पता है I इज इक्वल टू NEA/VD। NEA क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, I इक्वल टू NEA/VD। NEA/VD इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र लिख लो। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, चलिए देखिए ऐसे लिखो। अब भाई अगर ये है चालक है और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, लिख लीजिए। देखिए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है, V/D होता है। मैंने यहाँ लंबाई ली है, D दूरी होती है, तो यहाँ V क्या हो जाएगा, L। ठीक है, E इज इक्वल टू V/D पढ़ा, E इज इक्वल टू dV/dr। ठीक है, उसी से E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, V/L। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब दूसरा एक रिलेशन और लिख लो, अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध। तीनों रिलेशन लिख लो। अनुगमन वेग तथा शांतिकाल में संबंध। शांतिकाल में संबंध क्या पढ़ा आपने, अनुगमन वेग तथा संबंध, VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, VD इज इक्वल टू स्मॉल E कैपिटल E टाउ अपॉन कितना, M। ये पढ़ रखा आपने, इसको लिख लो समीकरण नंबर कितना, 3। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण नंबर 1 और 3 को कंपेयर कराइए। ठीक है, कंपेयर करा मतलब उसमें वैल्यू रखिए, समीकरण नंबर 1 और 3 से। समीकरण नंबर 1 व 3 से, चलो भाई देखो, ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख लो। क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 की वैल्यू 1 में रख लो। ठीक है, या यहाँ लिख लो, इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो चाहो तो समीकरण नंबर 3 से VD का मान ऐसे लिख लो। ठीक, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। समीकरण नंबर 3 से VD का मान 1 में रखने पर, यहाँ पर 1 में रखने पर रख लो भाई। I बराबर क्या हो जाएगा, NEA। VD की वैल्यू कितनी है, स्मॉल E कैपिटल E टाउ अपॉन M। मतलब आप लिख सकते हैं I इक्वल टू NE स्क्वायर, ई से NE स्क्वायर A टाउ E अपॉन कितना, M। ये हो गया I। ठीक, अब देखो I हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 से देखो V/L। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से देखिए, अगर E का मान रख लो यहाँ, समीकरण नंबर 2 से E का मान रखने पर, इसको ऊपर किसका देते हैं, ठीक, समीकरण नंबर 2 से E का मान रखने पर देखो, समीकरण नंबर 2 से कैपिटल E का मान रखने पर रख लो भाई। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो NE स्क्वायर A टाउ, E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू V/L, तो V और बाई M इंटू L। ठीक है, अगर I/V, इस V को नीचे ट्रांसफर कर दो, इसके I/ क्या हो गया, V, I/V। अब ज़रा देखो, ये हो जाएगा NE स्क्वायर, क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर, ये टाउ है। ठीक, NE स्क्वायर A टाउ अपान कितना, ML। ठीक है, तो अगर ध्यान दो तो इसको पलट दो, तो V अपान I, अगर इधर की भिन्न पलट गई तो इधर पलट जाएगी, ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा बातों पे, सॉरी, देखो, हाँ अब जरा ध्यान देना। ठीक है, अगर हम, भाई ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित है, मतलब ना तो ताप में परिवर्तित हो, ना दाब में परिवर्तित हो, ना ही आयतन में परिवर्तित हो। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज अपरिवर्तित रहें, ठीक है, तो क्या हो जाता है,
जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभव, चालक के सिरों पर लगाया गया विभव और धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो जरा देखो, यदि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं समझ में आती है ना, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित रहें, समझो बात को। तो देखो, तो ml अपान एन ई स्क्वायर ए और टाउ, ठीक है, एक क्या होता है, नियतांक होगा, एक नियतांक होगा जो चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, देखो अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब ना तो ताप में परिवर्तन हो, ना दाब में, ना ही उसके आयतन में, ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो देखो एम, भाई अगर ताप में परिवर्तन नहीं, भाई एम तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर उसको दबाया गया नहीं, मतलब पीटा नहीं गया, तो उसकी लंबाई भी नियत हो गई। भाई कोई चालक है, उसको अगर दबाया नहीं गया, पीटा नहीं गया, तो इसका मतलब उसकी लंबाई भी कांस्टेंट है, और एन कांस्टेंट है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 हैं तो 10 ही तो रहेंगे, 11 तो होंगे नहीं, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी कांस्टेंट होता है। एरिया अगर उसको दबाया नहीं गया, तोड़ा नहीं गया, इधर उधर नहीं किया गया, तो इसका मतलब ए भी कांस्टेंट है। और ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्योंकि क्रांतिकाल ताप पर ही निर्भर करता है, अभी ऊपर बताया गया कि ताप बढ़ाने पर क्रांतिकाल क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो अगर सभी चीजें नियत हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो V अपान आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। और यही क्या है, ओम का नियम, यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, बोलो, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध का एक नया फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर बराबर, ठीक है, आर बराबर, देखिए देखिए, तो इस तरीके से ये ओम का नियम हो गया, ठीक है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो देखो एक नया फार्मूला निकला यहाँ से, आर इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला निकला, आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। ये एक नया फार्मूला निकला, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें नियत होती हैं अगर भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, इसीलिए ओम का नियम कहलाता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो आपको करना कुछ नहीं होता है इसमें, सिंपल से एक बार लिखो अनुबंध वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध लिख लो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, थ्योरी आप लिख लीजिएगा नोट से, ठीक है। ऊपर लिखेंगे माना एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, उसके प्रत्येकांक आयतन में मुख्य इलेक्ट्रॉनों संख्या स्मॉल एन है, उसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लगाई जाती है, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल। तो ये थ्योरी आप लिख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट लिखना है आपको अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, जो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी लिखा जाता है, जो आपने पोटेंशियल वाले में पढ़ा, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, उसी से ई इज इक्वल टू वी बाई, वहाँ आर दूरी है, यहाँ पे एल दूरी है, बस ई इज इक्वल टू वी बाई एल। अनुगमन वेग तथा क्रांतिकाल में संबंध, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपान एम, इसी लेसन में पढ़ाया गया, तीनों लिख लिया। अब समीकरण नंबर 3 से वी डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, समीकरण नंबर 3 से वी डी का मान 1 में रखने पर, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए ई टाउ अपान एम रख लिया, ई गुणा करके ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से ई का मान रख लिया, यहाँ पे क्या रख लिया, बी ई का मान, ई इज इक्वल टू बी बाई एल निकाला है, तो वी बाई एल रख लिया, इस वाले वी को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो जो बचा इधर लिख लिया एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल बचा। अब ये भिन्न पलट दी, तो वी अपान आई कर दिया, जब इधर भिन्न पलट गई तो इधर पलट गई, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो अगर यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, तो क्या होने वाला है, देखो अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित, मतलब ना तो ताप बदले, ना दाब बदले, ना आयतन बदले, तो एम कांस्टेंट होता ही है, ठीक है भाई। अगर तोड़ा फोड़ा नहीं गया, तो चालक की लंबाई, अगर कोई चालक है तो उसका जो है वेट वही रहेगा, तो एम हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, एल लंबाई, अगर दबाया नहीं गया तो उसकी लंबाई में भी, या खींचा नहीं गया तो उसकी लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित है ना, ये तभी ओम चिल्ला का चलता है। और प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो फिक्स ही होगी ना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही तो रहेगा, और ई चार्ज है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। एरिया अगर उसको दबाया नहीं गया, खींचा नहीं गया, तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। टाउ, ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए टाउ शांतकाल में भी कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इतनी यूनिट जो लिखी है ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब वी अपान आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही ओम का नियम भी है। ओम का नियम क्या कहता है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। यही ओम सलाह है, इसको प्रूव करना था, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे का जो टॉपिक है, अब
आपका प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। देखो, प्रतिरोध ताप गुणांक, इससे पहला वाला हेडिंग इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट वो लिखा है कि हाँ के बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके फार्मूले आएंगे, ठीक है। देखो, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है। देखो, यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम हो, प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम हो, ठीक है। तो उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? ताप को 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, ठीक है, उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, ठीक है, उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, ठीक। इसका फार्मूला होता है RT, मतलब किस ताप पर प्रतिरोध, ठीक है। R0 प्रारंभिक तार 1 + अल्फा × T, जो फार्मूला होता है, ठीक, समझो। यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 1 ओम, मतलब अगर किसी चालक को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, अगर उसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मतलब उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करने पर जितनी प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी, वही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा, ठीक है। अब जहां अल्फा क्या है, चेक कर लो, अल्फा है आपका प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा आपका, ठीक है। और यहां से आपका RT जो है, इसको जानना जरूरी है, अंतिम ताप पर प्रतिरोध, अंतिम ताप पर प्रतिरोध, ठीक। R0 मतलब प्रारंभिक ताप पर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का मान निकालना चाहें, अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम यहाँ से देखें, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि प्रतिरोध 1 ओम है, तो उस ताप को, मतलब अगर उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, तो उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या रिलेशन निकालना चाहें, अगर अल्फा का मान निकालना चाहें, तो RT बटे कितना हो जाएगा? R0, ठीक है, RT बटे R0, और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 + कितना? अल्फा टी, क्या बचा आपके पास? 1 + अल्फा × T, ट्रांसफर कर दो, अल्फा × T बराबर क्या हो जाएगा? RT अपॉन R0 माइनस का 1, ये हो गया। अल्फा का मान कितना निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हल कर ले तो देखो, RT माइनस क्या हो जाएगा? R0, ठीक है, देख लो, अल्फा × T, एक मिनट, आपको चाहिए क्या भाई? RT = R0 1 + कितना? अल्फा × T है, तो यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो RT अल्फा × T,
अल्फा इंटू टी बराबर ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, यहाँ से आप रिलेशन अगर पूरा पूरा निकालें क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आप अल्फा इज इक्वल टू निकालें अगर, तो अल्फा इज इक्वल टू तो आर टी, सॉरी यहाँ हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बटे में आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और इंटू में कितना टी, यहाँ से अल्फा का मान निकल आएगा आपका। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा ये है कि देखो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है 1 ओम, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध होगा वही उसका प्रतिरोध होने वाली जो वृद्धि होगी, मतलब डेल्टा आर जो होगा, ठीक है, वो जो है आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया। ठीक है, अब देखो अतिचालकता, एक वर्ड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है ये। ठीक है, देखो अतिचालकता, चलिए देखिए अतिचालकता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अतिचालकता, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बस। ठीक है, देखो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका जिनका प्रतिरोधकता ताप, मतलब प्रतिरोधकता पर ताप परिवर्तन का प्रभाव असामान्य होता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिस पर ताप का प्रभाव असामान्य है, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे पारा, जैसे क्या है पारा, पारे पर ताप का प्रभाव जो होता है असामान्य होता है। कैसा होता है, असामान्य, मतलब अगर जैसे हम जैसे जैसे मतलब इसका ताप कम करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाने पर देखो ताप इंक्रीज किया, ठीक है, ताप इंक्रीज किया तो जाहिर सी बात है आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ताप को हम डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन पारे के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, पारे के केस में क्या होता है, इनका ताप जैसे जैसे कम किया जाता है इनका प्रतिरोध पहले तो घटता है, जैसे पारा है तो पारा है तो इसका जैसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम ताप को कम करते हैं, शुरू में ताप को जब कम करते हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है, लेकिन जब एक सीमा के बाद और कम करना शुरू करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक न्यूनतम ताप पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, चालकता। मतलब जैसे अगर हम किसी भी चालक का ताप, जैसे पारे का ताप घटाते 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 प्रतिरोध अगर क्या कर दे जीरो, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, अतिचालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अतिचालकता। ठीक है, देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, जिनके प्रतिरोध पर ताप का असामान्य प्रभाव पड़ता है, जैसे पारा। ठीक है, पारे के ताप को अगर हम लगातार कम करते जाएं, ठीक है, तो एक न्यूनतम ताप पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य। ठीक, और इसी को हम कहते हैं अतिचालकता। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो अतिचालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अतिचालकता कहलाती है। उससे ज्यादा अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध फिर से क्या हो गया, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब देखते हैं ओमीय परिपथ क्या होता है आपका, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। ठीक, चलिए देखिए ओमीय परिपथ क्या होता है और अनोमीय परिपथ क्या होता है। ठीक है, ओमीय परिपथ और अरोमीय परिपथ। देखो ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, देखो सिंपल से वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है वह ओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, मतलब वे परिपथ जो ओम के नियम का पूरा पूरा पालन करते हैं उसे हम कहते हैं ओमीय परिपथ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तांबे का तार। तांबे का तार ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करने का मतलब ये हो, V अपान आई का मान क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल और आई है जो उसके रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बट उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो है वो उसके प्रतिरोध से अधिक नहीं हो सकता, उसी के हिसाब से रहेगा। तो ओम तांबे का तार जो ओम के नियम का पालन करता है। टंगस्टन का तार, किसका, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का तार भी जो है वो आपका ओम के नियम का पालन क्या करता है। ठीक है, अब दूसरा होता है अनोमीय परिपथ। दूसरा क्या होता है, अनोमीय परिपथ।
बस सिंपल से उल्टा कर दो इसका, ठीक है। जो परिपथ ओम के नियम का पालन ना करें, ओम के नियम का पालन ना करें, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनोमीय परिपथ कहलाएंगे। जैसे टार्च का बल्ब, टार्च का बल्ब, ट्रायोड वाल्व, ठीक है, क्या करेंगे, टार्च का बल्ब, ट्रायोड वाल्व, ये सब जो है अनोमीय परिपथ आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ओम, ओम के नियम का, ओम का नियम क्या है आपके पास, देखिए, ओम का नियम मतलब अनोमीय परिपथ होता है आपका। ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, ठीक है, जैसे तांबे का तार, डंगनशर का तार। और अनोमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, इसी को कहते हैं हम अनोमीय परिपथ, ठीक है। तो अब एक टॉपिक और आज के लेक्चर में, गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। देखिए, गत्यात्मक प्रतिरोध, देखो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। यदि किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर, जैसे अनोमीय परिपथ है उसमें ओम के नियम का पालन हो नहीं रहा, ठीक है, तो हमेशा पहली बात तो गत्यात्मक प्रतिरोध तभी होगा, गत्यात्मक प्रतिरोध तभी होगा जब परिपथ कैसा होगा, अनोमीय होगा। कंडीशन है, गत्यात्मक प्रतिरोध तभी निकलेगा जब अनोमीय परिपथ होगा, ठीक है। यदि किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर V में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, ठीक है, प्रवाहित धारा में परिवर्तन डेल्टा आई हो, तो डेल्टा V और डेल्टा आई के अनुपात को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखो, अगर जैसे कोई मान लो ये अनोमीय परिपथ है, ठीक है, इसके किसी सूक्ष्म खंड, मान लो A और B यहाँ केवल, ठीक है, किसी अनोमीय परिपथ के, मतलब ये कंडीशन है कि आपका अनोमीय परिपथ होना चाहिए तभी गत्यात्मक प्रतिरोध निकालेंगे। किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर V में सूक्ष्म परिवर्तन कितना करने पर, डेल्टा V में, डेल्टा V करने पर धारा में परिवर्तन कितना हो जाए, डेल्टा I। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। साफ साफ लिख दे, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। समझ लीजिए फिर से, किसी अनोमीय परिपथ के सूक्ष्म खंड में डेल्टा V विभवांतर का परिवर्तन करने पर उसमें धारा का परिवर्तन डेल्टा I हो जाए, तो डेल्टा V और डेल्टा I के अनुपात को हम क्या कहते हैं, डेल्टा V और डेल्टा I के अनुपात को हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब कार्बन प्रतिरोधक तथा उनके वर्णकोड अगले दिन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है।